हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11th इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और लास्ट टाइम अपन ने चालू कर दिया था भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि हमारे जो दो मुख्य पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, तो हम इन तीनों देशों की विकास यात्रा को देख रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में बताया था कि जब हम एक देश के दूसरे देश के साथ तुलना कर रहे हैं तो वैश्वीकरण के आधार पर ही इसको समझेंगे। तो हम लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया कि चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों के अंदर विकास यात्रा का क्या क्रम रहा है। और इसी लेसन को अपन आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि चीन के अंदर, भारत और पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में विकास के लिए क्या कर रहे हैं और उनकी विकास यात्रा के ऊपर और अधिक प्रकाश डालेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं चीन की। तो जैसा कि आप जानते हैं और मैंने बता भी दिया है आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से जो चीन है वो विश्व के अंदर नंबर 1 है, यानी वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है। लेकिन चीन ने क्या किया था, स्थापना जब हुई उसकी, गणतंत्र लागू हुआ, उसके बाद से ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया। जहाँ भारत और पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, वहीं चाइना ने सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया और सार्वजनिक क्षेत्र के तहत ही उन्होंने अपना निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य और अर्थव्यवस्था को चलने दिया। तो स्थापना के बाद चीन के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चला। आपको इस अभियान का नाम याद रखना है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, और सरकारी क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके साथ ही जो चीन ने जो सबसे अधिक ध्यान दिया वो था विनिर्माण यानी सेकेंडरी सेक्टर, इट मीन्स मैन्युफैक्चर के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। और आज भी विनिर्माण के क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे है। विदेशी व्यापार के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, अर्थात पहले ही अपने बात कर चुके हैं कि यदि कोई देश अपना पूरा विकास करना चाहता है तो अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है, उसे अन्य देशों के साथ व्यापार करना होता है। और चीन ने इसका पूरा ध्यान रखा तो उसने अन्य देशों के साथ व्यापार किया। और उन्होंने जो एक अच्छा कार्य किया वो था एक संतान नियम, अर्थात 1 बेबी जो उन्होंने लॉ बनाया था, उस लॉ के तहत कोई भी जो परिवार है वो एक से अधिक बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, जिससे वहाँ पर प्रजनन दर के ऊपर नियंत्रण हो गया। और प्रजनन दर पे नियंत्रण अर्थात जनसंख्या पे नियंत्रण, ये बहुत बड़ा किसी के देश के विकास का कारक है। यदि जनसंख्या पे कंट्रोल हो गया तो विकास की दर बढ़ जाती है। और उन्होंने कई आर्थिक क्षेत्रों की भी स्थापना की, अर्थात अपने देश के विकास के लिए उसने कई तरह के आर्थिक क्षेत्र भी बनाए। तो इस प्रकार चीन ने के अंदर जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, स्थापना के बाद ग्रेट लीप अभियान उन्होंने स्टार्ट किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान स्टार्ट किया, सरकारी क्षेत्र के ऊपर अधिक ध्यान दिया, विनिर्माण मैन्युफैक्चर पे ऊपर अधिक ध्यान दिया, विदेशी व्यापार के ऊपर ध्यान दिया, एक संतान नियम लागू किया और कई आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। इसी प्रकार यदि अपन भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो भारत और पाकिस्तान के अंदर बहुत अधिक असमानता है। दोनों ही देशों के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात उत्पादन के कुछ क्षेत्रों के ऊपर निजी क्षेत्र का आधिपत्य होगा तो कुछ क्षेत्रों के ऊपर सरकारी क्षेत्रों का आधिपत्य होगा। दोनों ने ही नीतिगत राष्ट्रीय विकास किया। जब विकास करने के लिए उन्होंने नीतियाँ बनाई, कई योजनाएं बनाई। दोनों ने ही खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति को अपनाया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही हरित क्रांति को अपनाया, जिसकी वजह से खाद्यान्न के क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भरता मिली। वहीं यदि अपन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जहाँ भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के अंदर 2nd नंबर पे आता है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन यदि प्रजनन दर देखा जाए तो पाकिस्तान में प्रजनन दर अधिक है और भारत में प्रजनन दर कम है। आगे बात करते हैं, दोनों ही देशों ने राष्ट्रीयकरण नीति को अपनाया। देश के विकास के लिए दोनों ने ही राष्ट्रीयकरण नीति को अपनाया। और जहाँ पर भारत के अंदर जो सबसे अधिक ध्यान दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर ही, लेकिन जो पाकिस्तान है उन्होंने 1970-80 के दशक के अंदर निजी क्षेत्र के ऊपर अधिक ध्यान देना चालू कर दिया, अर्थात प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने देखा कि चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों की विकास यात्रा हुई लगभग समान थी।
तीनों ने योजना बनाई, नीतिगत नियम बनाए और विकास के लिए उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान दिया। तो यदि अपन कॉमन बात देखें तो कॉमन बात होगी तीनों ही देशों ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय अपनाए। जहाँ चीन ने तो एक संतान का नियम भी बना दिया, वहीं भारत भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत आगे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अभी भी प्रजनन दर ज़्यादा है। और तीनों की विकास यात्रा में देखें तो तीनों ने ही विकास के लिए कई सारी नीतियाँ बनाई है। अब हम आगे लेसन को ले जाते हैं, जनांकीय संकेतक, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भारत, पाकिस्तान और चीन की अपन तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ अनुमानित आंकड़े, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि हमारी जो लास्ट जनसंख्या थी वो 2011 में हुई थी और 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ जो ये कारण अपन देख रहे हैं कोरोना आदि, उसकी वजह से क्या हुआ, 2021 के अंदर जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई। तो आपके इस बुक के अंदर, अपनी एनसीईआरटी के इस बुक के अंदर 2015 के अनुमानित आंकड़े दे रखे। तो 2011 के अंदर जनगणना हो गई थी, उसको आधार मानते हुए 2015 में कुछ अनुमानित आंकड़े दे रखे। इस आधार पर अपन देखेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान का जनसंख्या दृष्टि से तुलना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं वो विश्व विकास सूचकांक WWW वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से निकाले गए और आपकी बुक में दे रखे हैं। बच्चों, मैंने जितना भी इसके अंदर पढ़ाया है वो आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही है। तो आप हर चीज़ को ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, ये आंकड़े भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन इन अनुमानित आंकड़ों को देखेंगे जिसका आधार बनाया था 2011 की जनगणना, और ये जो निकाले हैं वो विश्व विकास सूचकांक के वहाँ से निकाले। तो जनसंख्या की दृष्टि से अपन देखें तो इसके अंदर 5 चीज़ों की अपन तुलना करिए। भारत की जनसंख्या, भारत, चीन और पाकिस्तान की 2015 में जनसंख्या, आर्थिक वृद्धि की दर, घनत्व, लिंगानुपात और प्रजनन दर। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। तो भारत के अंदर 2015 में जो अनुमानित जनसंख्या थी 131.1 करोड़, वहीं चीन में 137.1 करोड़, तो पाकिस्तान में मात्र 18.8 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि चीन नंबर 1, नंबर 2 पे भारत और पाकिस्तान तो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। यदि आर्थिक समृद्धि देखें तो भारत में 1.2, चीन में 0.5% और पाकिस्तान में 2.1। तो आर्थिक समृद्धि की दर इस तरह से रही। घनत्व की बात करो तो भारत के अंदर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पे, जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 है। वहीं यदि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, एरिया वाइज वो नंबर 7 पोजीशन पे आता है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, 444 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन यदि चीन की बात करें तो 146 लोग पर किलोमीटर एरिया के अंदर रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 245 लोग पर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। लिंगानुपात लगभग सेम है तीनों ही देशों का, 929 फीमेल्स पर 1000 मेल के ऊपर, अर्थात 1000 पुरुषों के ऊपर लड़कियों की संख्या 929 है भारत में। चीन की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 941 महिलाएं, और पाकिस्तान की बात करें तो 1000 लड़कों के ऊपर 947 लड़कियां हैं। तो लिंगानुपात तीनों देशों का लगभग सेम है। प्रजनन दर भारत के अंदर 2.3%, चीन में 1.6 और पाकिस्तान में 3.7%। तो आप देख रहे हैं कि चीन में जो प्रजनन दर सबसे कम है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के अंदर जो प्रजनन दर सबसे अधिक 3.7% है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी कुछ बातों के अंदर समानता है तो कुछ बातों के अंदर अंतर है। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर अपन ने चीन, भारत और पाकिस्तान, अर्थात भारत के 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ अपन ने तुलना करी और तीनों के तुलनात्मक विकास अनुभव अपन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अपने लेसन का नाम ही क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो तीनों देशों की विकास यात्रा देख रहे हैं अपन, तीनों देशों के अंदर अब वर्तमान में क्या चल रहा है, किस तरह की विकास नीति अपना रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से क्या हाल है, और साथ में अपन ने देखा कि तीनों ने ही योजनाओं को अपनाया है। और जहाँ पे भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वहीं चीन के अंदर सरकारी क्षेत्रों को उन्होंने अधिक बढ़ावा दिया है और यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र के अंदर चीन नंबर 1 है। तीनों की जनसंख्या दृष्टि से भी अपन ने देख लिया अंतर। तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही काफ़ी है। अभी अपना लेसन और शेष है जो अपन आगे भी अपन तीनों देशों की ओर तुलना करेंगे।
तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।